नमस्कार। आजकल सावन मास चल रहा है और इस पावन अवसर पे हम लोग पूजा पाठ करते हैं और कई त्यौहार मनाते हैं, लेकिन उनकी पूर्ण जानकारी हमें नहीं मिल पाती। इसलिए हमारे समक्ष आज श्री अनिल अग्रवाल जी पधारे हैं। यह एक रिनॉन्ड कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजर हैं, साथ में बॉडी माइंड थेरेपिस्ट, रिकी ग्रैंड मास्टर और हिप्नोथेरेपिस्ट भी रह चुके हैं। मैं इनका स्वागत करना चाहूँगी। स्वागत है आपका श्री अनिल अग्रवाल जी। नमस्कार। नमस्कार सर। जैसे कि धर्म कर्म की बात होगी, तंत्र मंत्र की बात होगी, इनके हर एक मटेरियल में हमें आजकल नकल देखने को मिलती है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमें सही गलत की पहचान नहीं हो पाती। ऐसा है, आजकल बहुत सारी, देखिए, दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये है कि इन्फॉर्मेशन जो है, जैसे सावन का महीना है, शिव जी की पूजा होनी है, जन्माष्टमी आएगी, सावन के बाद भादों का महीना है, उस समय गणेश चतुर्थी आएगी, तो इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तो कॉमन है जी। तो वो सभी लोग अपने अपने तरीके से बोलेंगे। कुछ इन्फॉर्मेशन लोग अलग हटके भी बताते हैं, वो भी कितनी एक्यूरेट है, क्या है, हर एक का अपना तरीका है, लेकिन डुप्लीकेशन बहुत है। जी जी। पहली एक चीज़। सेकेंडली, लोग साइंटिफिक इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते। दो कारण हैं। एक तो उनको नॉलेज ही नहीं है साइंस के बारे में जी। दूसरा, हमारे यहाँ साइंटिफिक स्टडी को शेयर करने की कोशिश ही नहीं करते कोई। इंटरेस्ट ही नहीं है कि हम उसको साइंटिफिक तरीके से देखें। साइंस का नाम या शब्द जोड़ना बड़ा आसान है, लेकिन उसको लॉजिकली जोड़ना, वो उसमें एफर्ट चाहिए। जी सर, बिल्कुल। मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। सावन का महीना है, सावन का महीना बाकी महीनों से अलग क्यों है? हमारा जो हिंदू कल्चर है, वैदिक कल्चर है, इसमें हम वेस्टर्न सिस्टम के हिसाब से 4 सीजन्स में नहीं बांटते। हमारे 6 ऋतुएं हैं, तो ऋतु जो है 6 हैं, इसका मतलब हर 2 महीने बाद सीज़न चेंज होता है। जी बिल्कुल। तो उसमें मैंने एक पहले वीडियो में बात की थी कि यहाँ तक कि हवन की सामग्री जो है हर ऋतु के हिसाब से बदल जाती है। इतना प्रिसाइज है हमारा सिस्टम। अब सावन के महीने में भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो बदलती हैं, सटल फॉर्म में बदलती हैं, जिनके बारे में लोगों को समझ ही नहीं होती, जानकारी नहीं होती, या समझने की कोशिश भी नहीं करते। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। जन्माष्टमी के दिन प्रसाद जो बांटा जाता है, उसमें एक खास टाइप का प्रसाद बनता है सूखे धनिए का। जी। सूखे धनिए में मीठा मिला के उसको रोस्ट किया जाता है, भुना जाता है और वो बांटा जाता है। इसके बाद सेम टाइप का प्रसाद ये यूज़ होता है गणेश चतुर्थी के टाइम पे। ये दोनों फेस्टिवल्स बारिश के दिनों में आते हैं। अब ऐसा क्या है कि साल भर में ये प्रसाद आगे पीछे कभी नहीं यूज़ होता, इन्हीं 2 बारिश के सीज़न में ही ये प्रसाद क्यों बांटा जाता है? तो उसका एक लॉजिकल रीज़न है। कोरिएंडर, जैसे सूखा धनिया, धनिया कहते हैं हम, हाँ जी। इसके अंदर कुछ खासियत है। ये यूरिनरी प्रॉब्लम्स में बहुत हेल्पफुल है, उनको रोक करने में और रेमेडी के लिए। वाटरबोर्न डिजीज़, जो पानी से रिलेटेड बीमारियां हैं, उनके प्रिवेंशन के लिए यूज़फुल है। तो प्रसाद के रूप में जब बांटा जाएगा तो हर कोई ले लेता है। हाँ जी। तो एक प्रिवेंटिव डोज बाय डिफ़ॉल्ट सबको मिल जाता है।
अब इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। जी लेकिन साइंटिफिक फैक्ट को नहीं हम बताते, क्यों? लोगों के मन में और सवाल आएंगे, तो सारे सवालों को ठंडा करने के लिए ये कह दिया कि भैया ये प्रसाद है, खा लो, और उसमें कोई ना नुक्कड़ नहीं करता। सही बात है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये मान्यता है कि सावन के महीने में नदी में नहीं जाके नहाना चाहिए। शास्त्रों के हिसाब से या पंडितों के हिसाब से नदी का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, तो इस करके कहते हैं कि नदी अशुद्ध है। पर रियलिटी क्या है? वाकई में अशुद्ध है। बारिशों में पानी पॉल्यूटेड होता है, जी इन्फेक्शन होने का डर है, तो इसलिए मना किया जाता है। फिर नदी उफान पर होती है, फ्लड्स आ रहे होते हैं, तो ज़रूर नहाना है उसमें। तो उस करके उन्होंने पहले से ही मना कर दिया कि ये इम्प्योर है नदी। धार्मिक एंगल जोड़ दिया कि इस करके मत नहाइए, कि किसी को नुकसान ना हो। हाँ, प्रिवेंट करने के लिए। अब धर्म के नाम से लोग डर जाते हैं, जी जी उस करके उनको और सवाल नहीं करते ज़्यादा, तो वो उस आड़ में उस बात को कन्वे कर दिया, जो कि वैसे करेंगे तो लोग 36 सवाल उठाएंगे। लेकिन आज के दिन में मेरी समझ से उनको साइंटिफिक लॉजिक भी समझाना ज़रूरी है, क्योंकि वो ज़माना और आज का ज़माना फ़र्क है। पहले ज़माने में लोग सवाल नहीं पूछते थे, अब लोग सवाल पूछते हैं, लॉजिक्स हैं, दे वांट साइंटिफिक आंसर। तो इस करके उनको उसी एंगल से समझाने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। अब और एक चीज़ है, इन्हीं दिनों में तीज का त्यौहार आता है। तीज का त्यौहार जो है नॉर्मली अगस्त में आता है, अगस्त के शुरू में। तीज का फेस्टिवल जो है बड़े धूमधाम से मनाया जाता है नॉर्दर्न इंडिया में। इस फेस्टिवल के टाइम पे न्यूली मैरिड लड़कियां अपने पेरेंट्स के यहाँ आती हैं 3-4 दिन या हफ्ते भर के लिए, और खूब उनका आपस में सहेलियों के साथ घूमना फिरना, त्यौहार मनाना, झूले झूलना, डांस करना, ये एक्टिविटीज़ होती हैं। जी मतलब फिजिकल एक्टिविटी हाईलाइटेड होती है। एक स्विंग जिसे इंग्लिश में कहते हैं पिंग, वो वाले झूले डाले जाते हैं, जिसमें पिंग बढ़ाने के लिए सिट स्टैंड की पोजीशन लेनी पड़ती है, और वो झूला आगे जाता है पीछे आता है। उससे क्या होता है, थाई मसल्स जो हैं और लेग के मसल्स वो स्ट्रेंथ पकड़ते हैं। लेकिन साइंटिफिक फैक्ट इसके साथ कुछ और भी है। आपको मालूम होगा कि इन दिनों में सावन के टाइम में मच्छी खाना मना है, नॉन वेज लेना मना होता है। क्यों? सबके लिए रिप्रोडक्टिव साइकिल है। जी मच्छियों के भी कहते हैं कि वो अंडे पनप रहे होते हैं, तो मच्छी खाना पाप है, रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑन है उनका। ये रिप्रोडक्शन का पीरियड है। अब जिस समय लड़कियां घर आई हुई हैं और वो झूला झूल रही हैं, ये कर रही हैं, फिजिकल एक्टिविटी उनकी हाइटेंड है, तो उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो स्ट्रेंथन होते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज से, ये खास करके पिंग बढ़ाने वाले जो एक्सरसाइज है, इससे ओवरीज रिसेप्टिव हो जाती हैं स्पर्म्स को लेने के लिए। तो जिस समय वो वापस घर जाती हैं, कॉपुलेशन होता है, तो इंसेमिनेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसका रिजल्ट देखिए, मिड या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में एक्टिविटी हुई है, 9 महीने बाद प्रेगनेंसी कब होगी?
बिटवीन अप्रैल एंड मई। जी। अब फ़ायदा क्या है? अप्रैल में सूर्य उच्च का होता है, तो जो बच्चे पैदा होंगे उस समय उनका सूर्य उच्च का होगा। माइंड, बॉडी और जो पर्सनैलिटी है उसके हिसाब से अच्छे बच्चे पैदा होंगे। बच्चे आजकल क्या है कि बच्चे जो पैदा होते हैं वो एक्सीडेंटल चिल्ड्रन है, अनप्लान्ड तरीके से जी। कभी भी पैदा हो जाते हैं, कभी भी गर्भ धारण हो जाता है। पहले टाइमों में इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता था। आज भी जो राजघराने हैं या अपर कास्ट के लोग हैं जो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हैं, जो मानते हैं, उनके यहाँ इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। वो तीज वगैरह ये त्यौहार इसी करके मनाते हैं कि जो नेक्स्ट जनरेशन आए उनमें भी वही गुण आए जो अभी उनके पेरेंट्स में या बाप दादों में है। राजा का बेटा राज तभी करेगा अगर उसमें भी वैसे ही गुण होंगे। एक अच्छे बिजनेसमैन का बेटा भी अच्छा बिजनेसमैन तभी बनेगा ना जब उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ होंगी। करेक्ट सर, करेक्ट। अगर वही बच्चा अक्टूबर में पैदा होता है तो क्या होगा? सूर्य नीच का है कार्तिक के महीने में, तो वो लीडर तो बनेगा बिकॉज ऑफ सन, लेकिन मैनिपुलेटिव होगा, कैलकुलेटिव होगा। हो सकता है गैंग लीडर बन जाए। गैंग का लीडर भी तो लीडर है, करेक्ट। और एक देश का लीडर भी लीडर है। तो दो चीज़ों का फ़र्क हो गया ना। आपने देखा है बड़े बड़े जो बिजनेस हाउसेस हैं उनके बच्चे जो हैं वो भी उतने ही लायक निकलते हैं, वो बिज़नेस संभाल रहे हैं, और जिनके बच्चे लायक नहीं हैं वो बिज़नेस का भट्टा बैठा रहे हैं। पर अगर आप उनके सिस्टमेटिक स्टडी करें, जिनके यहाँ ये रिचुअल्स का ध्यान रखा जाता है उनके यहाँ बच्चे भी उसी हिसाब से पैदा होते हैं। तो तीज का अपना एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम इग्नोर कर जाते हैं। हम सोचते हैं नहीं क्या रखा है तीज में, ऐसे ही खाम खा का ड्रामा है। नहीं, उसके पीछे रिप्रोडक्टिव साइकिल का फैक्टर है। हनीमून पे जाके बच्चे पैदा करना एक अलग चीज़ है, तो वो आजकल का कल्चर है। पहले इसका गर्भ धारण का भी कैलकुलेशन किया जाता था कि कब किया जाए तो कैसी संतान पैदा होगी। तो ये सिग्निफिकेंट फैक्टर्स हैं जो इस महीने के साथ जुड़े हैं, इस टाइम के साथ जुड़े हैं। बाकी तो जानकारी आपको मीडिया से मिल ही जाएगी, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। मैं आपसे एक थोड़ा सा हटके बात शेयर करने जा रहा हूँ जी। साइंटिफिक थिंकिंग के बारे में। ज़रूर। मेरे फादर पार्टीशन से पहले की बात है, वो उस समय कॉलेज में थे, तो डीएवी कॉलेज में पढ़े हैं वो। वहाँ पे डीएवी का कल्चर उस ज़माने में ये था कि कोई ना कोई आर्य समाज के सीनियर गुरु या संत महात्मा कोई भी आते थे और उनका संडे के दिन हवन और लेक्चर दोनों चीज़ें होती थी। तो वो ज्ञान की बातें शेयर करते थे, नॉलेज शेयर करते थे। ऐसे ही एक बार एक वहाँ पे सन्यासी आए और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। वो फॉरेन वगैरह देश विदेश काफ़ी घूमे हुए थे, तो उन्होंने एक इंसिडेंट शेयर किया था। वो अपने आप में आई ओपनर है। हुआ ऐसा था कि वो एक बार जर्मनी गए थे। वहाँ पे वो जब लेक्चर दे रहे थे तो एक साइंटिस्ट थे वहाँ पे, वो भी अटेंड कर रहे थे प्रोग्राम। उसके लेक्चर ख़त्म होने के बाद वो साइंटिस्ट जो है महात्मा जी के पास आ गए
कि महात्मा जी आपका मेरे को बहुत बढ़िया लगा ये लेक्चर, मैं चाहता हूँ आप मुझे भी कुछ नॉलेज दो, मेरा मन बहुत परेशान रहता है, मुझे नहीं समझ आता मैं क्या करूँ, परेशानियाँ हमेशा घेर के रखती हैं। तो महात्मा जी ने कहा इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मन शांत करो, मेडिटेशन करो और एक काम करो। उनके पास रामायण की कॉपी पड़ी हुई थी, कहा कि ये पढ़ो, रामायण पढ़ने से भी मन की शांति होती है। उनका ठीक है, रामायण पढ़ना शुरू कर दिया उन्होंने, ले गए कॉपी। 2 साल के बाद महात्मा जी का दोबारा फिर चक्कर लगा, वहाँ पे फिर गैदरिंग हुई, लोग आए। इस बार वो साइंटिस्ट नहीं आया, तो उन्होंने कहा कि भाई मेरा एक भक्त है यहाँ पे जो साइंटिस्ट है वो नहीं दिखाई दे रहा। तो उन्होंने कहा जी वो तो काफ़ी लोगों ने देखा नहीं उनको, कई दिनों से वो मिलते ही नहीं है, अकेले ही रहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, उनके घर ज़रा संदेश पहुँचाओ। उनके घर कांटेक्ट किया, वो तो नाराज़ हो गए, कहते आपने अच्छी किताब पढ़ने को दी है, वो अब घर ही नहीं आते, वो लेबॉर्ट्री में ही रहते हैं। कहते हफ्ता 15-15 दिन वहीं पे रहते हैं। तो महात्मा जी बड़े खुश हुए कि भाई एक बड़ा अच्छा डेडिकेटेड शिष्य मिल गया उनको, और वो भी साइंटिस्ट है। तो खैर उनको कन्वे किया, वो साइंटिस्ट एकदम भागे आए, कहते महात्मा जी आए हैं। तो कहते गुरुदेव अब आप आ गए हो तो मेरी तो सारी प्रॉब्लम का सलूशन हो जाएगा। उन्होंने कहा हाँ। कहते कि मेरे को कुछ प्रॉब्लम आ रही है, समझ नहीं आ रहा, मैं एक जगह आके अटक गया हूँ, तो रामायण की आगे कहानी मेरे को समझ नहीं आ रही है। उन्होंने कहा ऐसी क्या बात है, हम तो रामायण का पाठ साल में 2-3 बार करते हैं, बताओ कि कहाँ पे अटके हो। कहते मैं लक्ष्मण रेखा तक पहुँच गया हूँ, मैंने स्टडी करके देख लिया है कि लक्ष्मण ने जो रेखा बनाई थी वो कैसे बनाई थी, वो डिवाइस तो मेरे को मिल गया है, लेकिन ये नहीं पता लग रहा कि सीता जी के पास ऐसा क्या डिवाइस था, ऐसा कौन सा इक्विपमेंट था कि वो लक्ष्मण रेखा पार कर जाती थी तो कुछ नहीं होता था, कोई आउटसाइडर आएगा तो वो भस्म हो जाएगा। कहते वो डिवाइस बनाना है मेरे को, वो नहीं बन पा रहा। लक्ष्मण रेखा के तो सारा केमिकल कॉम्पोजिशन पता लग गई है। अब महात्मा जी बड़े परेशान, कहते यार हम तो सुबह शाम भजन करके पढ़ लेते हैं, साइंस के हिसाब से तो कभी पढ़ा ही नहीं हमने जी। कहते मुझे तो पता नहीं। अब ये साइंटिफिक टेम्पर की बात है जो मिसिंग है हम लोगों में। हम लोग अंधाधुंध पढ़ते हैं, ब्लाइंड फॉलो करते हैं, ब्लाइंड फेथ से चलते हैं। ब्लाइंड फेथ भी अच्छा होता है, लेकिन साइंटिफिक लॉजिक और थिंकिंग भी एक सेगमेंट चाहिए हमारे को सोसाइटी का जो ये रखे। अगर हर कोई नहीं तो कुछ लोग तो साइंटिफिकली क्वेश्चन करें, उस चीज़ को समझने की कोशिश करें। आपको मालूम है 2nd वर्ल्ड वॉर में जो लैंड माइन्स बनाई थी वो उसी साइंटिस्ट की कंपनी ने बनाई थी। जो लक्ष्मण रेखा थी उनके हिसाब से लैंड माइन्स बिछाई हुई थी वहाँ पे, जिसका नॉलेज सीता जी को था तो वो लैंड माइन को अवॉइड करके निकल जाती थी। बाहर से कोई आएगा तो लैंड माइन पे पैर पड़ते ही वो ब्लास्ट हो जाएगा। इतना डिफरेंस है। तो हमारे यहाँ अगर सारी चीज़ों को हम साइंटिफिकली स्टडी करें तो देश जितना आगे आया है अभी, इससे 10 गुना और आगे जा सकता है, क्योंकि नॉलेज है हमारे पास, अनएक्सप्लॉयटेड है, कहीं उस पर धूल जम गई है समय की और हम उसको समझ नहीं पा रहे। और ऊपर से जो अंधविश्वास करके कि ये सब बेकार है, जो इन चीज़ों को मानते नहीं हैं,
कि ये अंग्रेज़ों के थ्योरी से या और कई कारणों से वो ये मानते हैं कि हमारा नॉलेज जो है वो प्रिमिटिव है, कहानियाँ ही हैं इसमें, हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही ये चीज़ें। तो हमें सोच बदलनी है और हम भी आगे बढ़ सकते हैं, उस नॉलेज का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं हम। बहुत अच्छा लगा जान के हमें आज। उम्मीद है हमारे दर्शकों को भी बहुत सारी जानकारियाँ मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आज ही लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन पे क्लिक करें। धन्यवाद। नमस्कार।